चलिए नमस्कार दोस्तों। हेलो, कैसे हो आप लोग। तो ये तो ऐसे ही पूछा जाता है ना। छोड़िए, अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर। ठीक है। तो पहले के लास्ट ईयर के सिलेबस में क्या होता था, वेक्टर को डिवाइड किया था दो पार्ट्स में। एक 11th के अंदर दिया जाता था जिसके अंदर सारी बेसिक चीज़ें बताई जाती थी। वेक्टर किसको कहा जाता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D जो बेसिक था वो 11th में दिया जाता था। और फिर बाकी का पार्ट जो है वो 12th में रखा जाता था। तो 12th में वेक्टर्स के अंदर क्या रखते थे, कोलिनियरिटी के ऊपर डिपेंडेंट थियरम्स और उसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जाम्पल, और कोप्लेनरिटी के ऊपर का थियरम्स और उसके डिपेंडेंट एग्जाम्पल। फिर सेक्शन फार्मूला भी रखा जाता था 12th के अंदर। फिर उसके बाद में टेट्राहेड्रॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रखे जाते थे और कुछ ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन थे वेक्टर्स के अंदर। और फिर लाइन और प्लेन तो था ही। तो इस तरीके से डिवाइड किया था। लेकिन इस साल काफ़ी अच्छा किया है जो सिलेबस चेंज हुआ है। मतलब आप लोग जो अभी 12th में पढ़ रहे हो तो आप लोगों का 11th का सिलेबस भी चेंज हुआ था और अब 12th का भी हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू चेंज सिलेबस 11th के अंदर आपको वेक्टर नहीं था। ठीक है। अब 12th के अंदर जो वेक्टर्स है आपको, तो उसके अंदर उन्होंने शुरुआत से लिया है वेक्टर। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल एकदम शुरुआत की है। तो सारी बेसिक चीज़ें इसके अंदर आ चुकी है और लास्ट तक है। ठीक है। तो वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, नॉट होल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक टॉपिक के अंदर कवर किया है। तो हम लोग जो वेक्टर्स देख रहे हैं इसके अंदर हमें थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देखना है, जिसका हमें आगे लाइन और प्लेन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और स्पेस के अंदर पॉइंट का पोजीशन कैसे फिक्स किया जाता है ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें देखेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने सिर्फ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री देखी थी जो प्लेन से रिलेटेड थी। वहां पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था वहां पर हम लोग पॉइंट का फिक्स्ड पोजीशन निकालते थे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें स्पेस के अंदर जो पॉइंट है उसका फिक्स्ड पोजीशन निकालना है। ठीक है। तो ये कैसे किया जाएगा इसके बारे में सोचना है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि वेक्टर किसको कहा जाता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग देखेंगे एंड अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आउटलाइन बता देता हूँ वीडियो की कि हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले वेक्टर का कॉन्सेप्ट कि किसको वेक्टर कहा जाता है और इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं सेकंड, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसके अंदर हम लोग 10 अलग अलग प्रकार के वेक्टर से जो टाइप्स बनाए हैं उनको स्टडी करेंगे। फिर तीसरी चीज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या देखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगा सबसे पहले। फिर आएगा वेक्टर का एडिशन, वेक्टर एडिशन आएगा। फिर एडिशन के प्रॉपर्टीज भी आएंगे इसके अंदर, एडिशन की प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन जो कि ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ हम लोग देखते हैं वेक्टर एडिशन का। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन आएंगी। और फिर इसके बाद में आएगा हमारा वेक्टर एडिशन के बाद में क्या आएगा, एक सेकंड देख लेता हूं मैं। हाँ, एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बस दो ही चीजें है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर के अंदर, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये सब चीजें क्या है ये हम लोग देखेंगे और फिर इस वीडियो को खत्म कर देंगे। अब इन सब चीजों को देखने के बाद आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार ये सारी चीजें तो काफी आसान है ना, ऐसा आप लोगों को लग सकता है। तो सही है, आसानी है। हो सकता है आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ी है, लेकिन मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं आपने फिजिक्स में पढ़ी है, केमिस्ट्री में पढ़ी है या फिर दुनिया में किसी और जगह पर पढ़ी है। अगर मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है तो मैं खुद इसके ऊपर बात करूंगा। और जितनी चीज़ें मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर को एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, आपके बुक के अंदर दी है, उन सभी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर इसको पढ़ा है तो मैं सीधा सीधा किसी और पॉइंट से आपको चीज़ें बताना स्टार्ट करूँगा। तो मेरे तरीके से आप लोग एक बार देखिए कि
मेरे चश्मे से देखने की कोशिश कीजिए कि वेक्टर क्या है। बहुत चीज़ें सिमिलर भी होंगी क्योंकि हर आदमी का एक्सप्लेनेशन अलग होता है, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है तो इससे फायदा ये हो सकता है कि पहले ही आप इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस्ड हो, ठीक है ना। मतलब आपको इसके अंदर की जो भी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, जो भी टर्म्स आएंगी, वो आप लोगों ने पहले ही सुन रखी है। हो सकता है कि आपको उसका 100% मीनिंग भी पता हो, ठीक है। लेकिन जो हम लोग वेक्टर्स देखने वाले हैं उसके अंदर भी इन चीजों की जरूरत है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं, हो सकता है उससे ज्यादा भी चीजें आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ी हो, लेकिन हमें क्योंकि उसकी जरूरत नहीं, वो हमारे स्कोप के बाहर है, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। समझनी है इन बातों को, ठीक है। तो ऐसे मत समझना कि फिजिक्स के अंदर 2-4 चीज़ें ज़्यादा बताई गई है या फिर कम भी बताई गई हो, तो किसी ने कम बताया किसी ने ज़्यादा। हर कोई अपने अपने सिलेबस को लेकर पकड़ के चल रहा है, ठीक है। तो मैं जिस बुक को डील कर रहा हूँ उसके अंदर जितना भी सिलेबस दिया है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर वेक्टर के ऊपर जितना भी दिया है, हर एक छोटी से लेकर तो बड़ी चीज़ तक मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। अब एक और चीज़ वेक्टर के बारे में आपको समझना है कि जब आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो बेटा इसके अंदर थ्योरम्स काफ़ी सारे दिए हुए होते हैं, और एक थ्योरम तो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क के लिए, ठीक है ना, उसका प्रूफ। तो ये सॉफ्ट टारगेट होता है, थ्योरम वाला क्वेश्चन मतलब सॉफ्ट टारगेट होता है। आपके 12th के बोर्ड पेपर के अंदर थ्योरम आएगा ही, मैंने कैलकुलस के अंदर भी बताया, डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोगों ने थ्योरम्स देखे हैं, रिजल्ट देखे हैं, प्रॉपर्टीज देखी है, इंटीग्रेशन के अंदर देखी है, तो इनके अंदर का कोई ना कोई एक आध थ्योरम तो पूछा जाता है। उसी प्रकार से वेक्टर्स के अंदर भी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी एक टॉपिक बाकी है, उसके अंदर भी आपको थ्योरम्स है। तो पार्ट 1 के अंदर वेक्टर्स के अंदर के थ्योरम्स और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर के थ्योरम्स में से एक थ्योरम तो पूछा ही जाता है। तो थ्योरम्स के प्रूफ अच्छे से करने हैं एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, उसको कंसिडरेशन में लेते हुए। और दूसरी चीज क्या, ये जो थ्योरम के स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली। हम इसको सब्जेक्टिव वे से भी देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे किया जाता है, कि भैया ये जो कह रहे हैं ये सच है, इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं, तो वो पूछा जाता है बोर्ड में। और जो चीज़ हमने प्रूव की है उसको एज ए रिजल्ट यूज करते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो वेक्टर्स के बारे में समझ लो कि इसके अंदर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि पहला एक्सरसाइज इसके अंदर का अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी, ये दो मेन चीज़ें रहेगी जो हमें सीखनी है, ठीक है ना। उसके ऊपर के थियरम्स हमें सीखने हैं और उसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जाम्पल रहेंगे। उसके अलावा हमें पहले एक्सरसाइज के लिए जानना है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे हम लोग प्लेन के 4 टुकड़े बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बनाते हैं, उसी तरीके से हमें स्पेस को 8 हिस्सों में बांटना है, जिसको हम लोग ऑक्टेंट कहेंगे। तो कैसे स्पेस के अंदर पॉइंट का पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन बताया जाता है, ये चीजें हमें सीखनी है। फिर हम लोग सीखेंगे इसके अंदर वेक्टर्स के अंदर आप यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ लेना है, और पोजीशन वेक्टर का भी, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। जिन लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं और इसके अंदर की सारी टर्म्स आपको अच्छे से पता होती है, तब आप समझ पाते हो कि एग्जाम्पल के अंदर पूछा क्या जा रहा है और उसको लिए सॉल्व क्या करना है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग वेक्टर्स के एग्जाम्पल को कुछ फॉर्मूला पता है या फिर यार इसके अंदर ऐसे दिया है तो कुछ मतलब कंफ्यूजन सा दिमाग में है, ऐसे करूँ वैसे करूँ, ऐसे किया जाए। क्लैरिफिकेशन क्लियर कट होना चाहिए कि भैया ये दिया है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ऐसे होता है, तो यहाँ पर मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। समझ में आ रही बात। ऐसे कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट में ये दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर भी कुछ 2-4 टर्म्स ऐसे आएगी जिनका आपको सही मायनों में मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टर्म्स एग्जाम्पल के अंदर दी जाती है तब अगर आप उसका मतलब नहीं समझ पाते हो तो दिक्कत आएगी। तो ये जो भी बेसिक चीज़ें मैं आज के इस वीडियो के अंदर लेने वाला हूँ ना, ये हो सकता है कि आप लोगों को पता है, तो आप जांच लो कि आपको सही तरीके से पता है या नहीं, ठीक है। और फिर आगे जब हम जाएंगे तब इन छोटी चीज़ों में अटकना नहीं है। मतलब ऐसे ना हो कि हम आगे पढ़ रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें पता ही नहीं है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किसको कहा जाता है वेक्टर। तो बेटा वेक्टर किसको कहा गया है, देखिए दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको इन जनरल 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है।
और भी कुछ हो सकता है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरा जो यहाँ पर इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमारे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है हम उनको इन जनरल दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये नाम दिए गए हैं, मतलब अगर ये कैरेक्टरिस्टिक आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ में दिखेगी तो आप उसको स्केलर बोलेंगे, और इस तरीके की दिखेंगे तो उसको वेक्टर बोलेंगे, ऐसे तय किया गया। अब शुरुआत में हुआ क्या होगा, आपके पास अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अरे भैया कुछ फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए सिर्फ इस चीज की जरूरत होती है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को कंप्लीटली अंडरस्टूड करने के लिए इसके साथ उसकी भी जरूरत होती है। तो उन्होंने क्या कर दिया, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को इकट्ठा किया कि जिसको कंप्लीटली अंडरस्टूड होने के लिए सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और ऐसी भी उनको फिजिकल क्वांटिटीज मिली कि जिसको कंप्लीटली अंडरस्टूड करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ में उसके डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो फिर उन्होंने ऐसे दो पार्ट्स बना दिए, और जिन फिजिकल क्वांटिटीज को कंप्लीटली समझने के लिए हमें उसका पूरा ज्ञान होने के लिए, ज्ञान का मतलब क्या कि उस फिजिकल क्वांटिटी का पूरा मतलब समझ में आने के लिए, उसका पूरा अंडरस्टूड होने के लिए सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को नाम दिया गया स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है कि जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमें पता चल जाता है कि वो पूरी क्वांटिटी अंडरस्टैंड में आ जाती है। जैसे टेम्परेचर है, अगर हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह का या किसी बॉडी का या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है, तो हमें वो बात समझ में आ जाती है। हम ऐसा नहीं पूछेंगे कि अब इतने डिग्री सेल्सियस है तो और भी हमें जानकारी दीजिए ताकि हम टेम्परेचर को समझ पाए। टेम्परेचर को समझने के लिए आपको इतना डिग्री समझ में आ गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी बन गया। फिर इसके बाद में मास की भी बात की जा सकती है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर इतना है, तो आप अगर बोला गया कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 30 kg है, तो आप ये नहीं फिर सवाल पूछेंगे कि इसके बारे में और जानकारी दीजिए ताकि हम लोग मास को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। बस बता दिया इतना है तो बात खत्म। फिर स्पीड एक फिजिकल स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको पूरी तरीके से समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। अब यहां पर एक और चीज आप समझिए कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक रियल नंबर। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको पर्टिकुलर कुछ ना कुछ यूनिट्स दिए जा चुके हैं, और उन यूनिट्स के अनुसार आप कोई ना कोई रियल नंबर लेते हो। जैसे अगर हम बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 क्या है, एक नंबर है, और डिग्री सेल्सियस क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए बनाया गया एक यूनिट है। समझे? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मतलब महज एक नंबर की जरूरत पड़ती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। अब ये बन गए आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती है कि जिनको समझने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अब ये कौन सी क्वांटिटीज हो गई, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट। मानना क्यों है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, डिस्प्लेस होना। प्लेस डिस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। तो आप चल रहे हो या फिर किसी एक जगह से दूसरी जगह पर कोई ऑब्जेक्ट शिफ्ट किया गया है। अब यहां पर अगर हम बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये चीज समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो मैग्नीट्यूड, जो भी हो, मतलब या तो डिस्टेंस के फॉर्म में मैग्नीट्यूड समझा जा सकता है उसका, है ना, तो कितना डिस्टेंस उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और दूसरी चीज क्या कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहां पर डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पूछते हैं कि फलाना आदमी को यहां से उठा के वहां लेके गए, तो सबसे पहले सवाल पैदा होगा कि कितना डिस्टेंस लेके गए और कौन सी दिशा में लेके गए। अगर हम बोलते हैं कि भैया मैं कल पूना को चला गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैं कल पूना जाके आया, तो इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने डिस्प्लेसमेंट किया था मेरा औरंगाबाद से पूना। अब आपको इसके अंदर दोनों चीजें पता चल जाती है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसका मतलब क्या, मैंने जैसे कहा कि औरंगाबाद से पूना गया था, तो इसके अंदर मैंने आपको डायरेक्शन भी बता दी, पूना गया था। ठीक है ना। और दूसरी चीज, औरंगाबाद और पूना के अंदर जितना भी डिस्टेंस था वो भी आपके ध्यान में आ गया। समझ में आई बात। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी को समझना है तो आपको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी समझना होता है। तो ऐसी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको कहा गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर कहा गया है, जो एक महज नंबर से हमें अंडरस्टूड की जा सकती है, नंबर्स और उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट।
और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको वेक्टर क्वांटिटी कहा गया है, जिसको अंडरस्टूड करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन का भी जरूरत होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आपका फोर्स आता है, वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेशन आता है और कई तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज आती है कि जहां पर आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहां तक तो बात ठीक थी कि भैया कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनको आपने स्केलर और वेक्टर में बांट दिया, लेकिन अब असली क्वेश्चन पैदा होता है कि इसको अगर आगे बढ़ाना है, इस वेक्टर की जर्नी को, और इसको अगर यूजफुल बनाना है तो इसका रिप्रेजेंटेशन का मामला, समझ रहे हो बात को, कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर किसी दिशा में अगर कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, इस बात को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, या फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर का हुआ है किसी पर्टिकुलर पोजीशन से, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, समझे। तो चाहे आपका प्लेन हो या फिर स्पेस हो, हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेड करने के लिए यूज करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का। इस बात को ध्यान में लेना, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने मेरे ख्याल से न्यूटन ने इस चीज को इजाद किया था कि कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कहीं पर पढ़ा था मैंने। ठीक है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, कोई भी फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ले रहे हो। अब इस सेगमेंट से क्या होगा बेटा, इस सेगमेंट, जब आप कोई सेगमेंट लेते हो और उसके अंदर डायरेक्शन भी दे देते हो, एरो हेड क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, तो ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, यहां से लेकर तो इस डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में आपकी क्वांटिटी जाने वाली है, और ये जो इसका लेंथ है सेगमेंट का, तो ये उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। देखो आपने इस डायरेक्शन में 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो आप उस चीज को इतने लाइन सेगमेंट से भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये जो लेंथ होता है ये बस आपको दिखाना है कि वो मैग्नीट्यूड है पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी का, तो आप इसको 200 न्यूटन भी बोल सकते हो। समझ में आ रही बात। तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि आप उस 200 न्यूटन को दिखाने के लिए कितनी बड़ी सेगमेंट यूज कर रहे हो और कितनी छोटी कर रहे हो। यहां पर बात समझने वाली ये है, इतनी है सिर्फ कि वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको प्लेन या स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो आपने सिंपल डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का यूज किया है। और क्यों यूज किया है, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आपको दोनों चीजें देती है, एक तो आपको देती है मैग्नीट्यूड जो उसका लेंथ होता है सेगमेंट का, और दूसरी देती है डायरेक्शन। तो आप उस लेंथ को आपको आपकी जो भी क्वांटिटी होगी उसके प्रोपोर्शन में आप लिख सकते हो। मतलब अगर कोई फिगर निकाल रहे हो आप जिसके अंदर 2-3 तरीके के फोर्स अप्लाई किए हैं, तो आप अगर 10 न्यूटन वाला फोर्स अगर इतने लाइन सेगमेंट से दिखा रहे हो तो 20 वाला उससे 2 गुना दिखाओ ताकि फिगर भी सही लगे। समझ रहे हो बात को। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि आप जब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट निकालते हो तो उसका यूज किया जाता है वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले समझ में आनी बात चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी को, कई फिजिकल क्वांटिटीज है, एक को स्केलर कहा गया है, वेक्टर कहा गया है, और किस बुनियाद पर कहा गया है ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात हमारे समझ में आई कि अगर ठीक है, अच्छा ऐसा है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। अब ये बात तो समझ में आ गई कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेन या स्पेस के अंदर। अब बात आती है इसके नोटेशन की, जो समझना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर देखना आप लोग, ये जो एरो हेड है आप एंड में भी लगा सकते हो या फिर बीच में देके एंड्स को सेगमेंट की तरह लिख सकते हो, जैसे फुल स्टॉप देते हैं हम लोग, एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप या तो आपके वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से डिनोट कर सकते हो या फिर कुछ इस प्रकार भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे रे होता है हमारा, तो आपका एरोड आप एंड में रखो या फिर बीच में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, जब आप वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एंड पॉइंट्स को आपको नाम देना है। ठीक है, यहां पर आप कोई भी पॉइंट लेके दे सकते हो नाम। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, ए बी और इसके सिर के ऊपर रहेगी एक हॉरिजॉन्टल एरो हेड, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए बी और एक सिर्फ सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको पढ़ा कैसे जाता है बेटा, इसको पढ़ा जाता है ए बी बार। क्या बोलेंगे आप इसको, वेक्टर ए बी बार। अब नाम में भी देखना, नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट लिखना। अब ऐसे मत समझना कि ए बी बार लिख दिया और बी ए बार लिख दिया तो दोनों सेम चीजें होगी, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर ये चीज समझ लो, जब मैं ए बी बार बोलता हूं तब ये वेक्टर ए बी बार का मतलब क्या होता है कि इसका
इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है, इसका मतलब डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है। और जब मैं बी ए बार बोलता हूं तब उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए बी है एंड टर्मिनल पॉइंट ए है और इसका डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए है। समझे बात को? तो ये होता है वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और ये है आपके वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट। ठीक है बेटा, तो इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। तो अगर सी डी बार ऐसा कोई वेक्टर लिखा है तो समझ लेना कि आपको जब डायरेक्शन का एरो हेड दिखाना है तो सी से लेकर तो डी तक की डायरेक्शन में जाएगा। आप जैसे मर्जी डायग्राम निकालो, मान लीजिए कि आपने ऐसा सेगमेंट लिया है और यहाँ पर सी और डी दिया है, तो अगर आपने सी डी बार वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको एरो हेड ऐसे देना है। और अगर मान लीजिए कि आप डी सी बार लिख रहे हो तो डी सी बार को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से लेकर तो सी तक का एरो हेड देना पड़ेगा। तो नाम जब आप लिखते हो तो इसके अंदर उसका डायरेक्शन छिपा हुआ है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी एक और बात, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को आप स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने इसको डिनोट किया ए बार से, स्मॉल ए बार से, ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। तो ये हो गया नोटेशन के बारे में कि आप वेक्टर, सबसे पहले तो हमने देखा कि आप वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरी चीज उसका नोटेशन, उसको नाम दे दिया है कि कैसे उसको हम लोग बुलाएंगे, कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। अब तीसरी चीज उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। कोई भी वेक्टर अगर आपके पास दिया हुआ है, इस तरीके से नाम लिखा हुआ है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है? जैसे अभी यहाँ पर ए बी बार वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे डिनोट करना है तो मैग्नीट्यूड को डिनोट किया जाएगा कुछ इस प्रकार से। ए बी बार, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? दो वर्टिकल लाइंस के अंदर ए बी बार, ऐसे इसको डिनोट किया जाएगा मैग्नीट्यूड को। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, ठीक है। अब होता क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार? तो इसका लेंथ, इस वेक्टर का लेंथ, ठीक है, इसका लेंथ जितना भी आपने लिया है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा। बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट ही डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को कर रहे हैं, तो हमें पहले से पता होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है ना। तो ऐसे नहीं कि आप स्केल लेके नापेंगे और 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट लिया तो 5 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड है। भैया हम तो अपने मर्जी से लेते हैं ना वो। हम अगर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से तो उसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता है कि कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है ना। या फिर अगर हम वेलोसिटी दिखा रहे हैं तो कितना मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी है, ये हम लोगों को पहले से ही पता है। तो उसका मैग्नीट्यूड लिखते समय हम लोग क्या करेंगे? अगर वेक्टर ए बी बार वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। इसको पढ़ेंगे कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, है ना। और दिस इज इक्वल टू, आपको पता है 30 मीटर पर सेकंड जो भी है ये उसका मैग्नीट्यूड है ना। लेकिन अगर बात ही आएगी कहने की तो वो क्या होता है? लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ए बी का मतलब, लेकिन ये मत समझ लेना कि आप ए बी को स्केल पर गिन के सेंटीमीटर में लिख रहे हो, ऐसे नहीं। उस लेंथ ऑफ ए बी को ही आपने 30 मीटर पर सेकंड बोला है, ठीक है। तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, मतलब आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और क्या? आपकी जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, जो भी हो, उसका क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड आप लोग लिख रहे हो, ठीक है ना। तो ये हुई बेटा बेसिक चीजें कि वेक्टर किसको कहा जाता है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर नोटेशन क्या रहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ। आपको जो भी जरूरत लगे आप इसको लिख सकते हो, अब बुक के अंदर भी दिया है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब यहां पर टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर देखिए मैंने 10 टाइप है, लेकिन ध्यान में रहे इसलिए उनको भी डिवाइड किया मैंने, ठीक है। पहले मैं 2 वेक्टर्स को डिस्कस करूंगा, 0 वेक्टर, यूनिट वेक्टर। फिर मैं 4 वेक्टर्स को डिस्कस करूंगा जिसके अंदर आएंगे इक्वल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर जिसको पैरेलल वेक्टर भी कहा जाता है। कोलिनियर के अंदर टाइप है फिर लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। तो कितने हुए? सॉरी, इक्वल वेक्टर, फिर नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, फिर कोलिनियर वेक्टर्स एंड फिर कोप्लेनर वेक्टर। फिर ऐसे 4 आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में
4 हो गए, पहले 2 हो गए 6, और फिर उसके बाद में आएंगे और 4 वेक्टर्स। कौन कौन से? तो उसके अंदर आएगा फ्री वेक्टर, फिर आएगा लोकलाइज्ड वेक्टर, और फिर आएगा आपका कौन सा वेक्टर होता है? फ्री वेक्टर के बाद में लोकलाइज्ड वेक्टर आप देखेंगे, और अरे यार क्या, एक सेकेंड। हाँ, को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर्स, ठीक है ना। तो हाँ, तो अच्छा ये 9 हो गए क्या? तो को इनिशियल के जो 2 टाइप्स है उनको भी एक गिना गया है, मतलब ऐसे 10 हो जाते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा 2 वेक्टर्स। तो एक है जीरो वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आएगा जीरो वेक्टर, और दूसरा है आपका यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर बहुत करामती है यार, इसको ध्यान में रखना है आपको, मतलब इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में लेना। यूनिट वेक्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन आप किसी भी वेक्टर के अलोंग दे सकते हो इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हो, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। वो कैसे क्या नहीं अभी देखेंगे। अब जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, और अगर उसका मैग्नीट्यूड 0 है तो मुझे आप बताइए उसकी डायरेक्शन की बात करना उचित है? उसका डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक हो सकता है? कुछ भी नहीं है ना। तो जीरो वेक्टर के बारे में कहा जाता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होता है 0, ठीक है, और इसका डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन लिख सकते हैं इसको, जीरो वेक्टर को, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। हाँ, इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इसका नोटेशन है 0 बार, ठीक है। बात करेंगे यूनिट वेक्टर की, तो इसको डिनोट किया जाता है ई कैप से। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है ना, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, और इसका डायरेक्शन आप जो मर्जी ले सकते हो, किसी भी वेक्टर के अलोंग इसका डायरेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो अब यूनिट वेक्टर का एक बहुत सही तरीका होता है, क्या होता है? क्योंकि यूनिट वेक्टर है, वेक्टर तो है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास ए बार एक वेक्टर दिया है, अब इस वेक्टर के अलोंग आप यूनिट वेक्टर अगर लिखना चाहते हो तो उसको डिनोट किया जाएगा ए कैप से। इसको कैसे रीड किया जाता है? ए कैप, ऐसे इसको रीड किया जाएगा, ठीक है ना। ये नोटेशन समझ लेना, कुछ ऐसे नोटेशन है ये, इसको सर्कमफ्लेक्स कहा जाता है। तो ए बार आपका कोई भी एक वेक्टर है और इसके अलोंग अगर आप यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हो तो उसको ए कैप से डिनोट किया जाएगा। कोई भी वेक्टर, जैसे बी बार वेक्टर है और इसके अलोंग आप अगर यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर रहे हो तो बी कैप लिखेंगे, मतलब उसी वेक्टर का नोटेशन लेना है, ऊपर सिर्फ कैप चढ़ा देना है बार को हटा के, तो ये नोटेशन हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर का। तो चलिए आपके पास कोई भी एक वेक्टर है ए बार, अब इस ए बार हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार इज डिनोटेड बाय ए कैप। अब मजा देखिए, अब क्या कैसे मजा आता है। अब ए बार वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए बार वेक्टर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? उसका मैग्नीट्यूड है जो आप दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखकर इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे। ए बार मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू, अब आपको इसकी डायरेक्शन लिखनी है। अब आपको क्या पता है कि आपका ये जो ए कैप वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 यूनिट होता है, और आप इसको डिफाइन कर रहे हो अलोंग द वेक्टर ए बार, मतलब जो भी इसका डायरेक्शन है वही इसका भी डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये अलोंग ए बार है। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब ऐसे मान लीजिए कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो बेसिकली, जैसे मान लीजिए कि कोई बस जा रही है रोड से, ठीक है, अब वो एक वेक्टर है जिसे जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, उसके अंदर के पैसेंजर उसका मैग्नीट्यूड है। देखिए मीनिंग पर मत जाइए, आप बस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि यूनिट वेक्टर क्या है।
तो वो जो बस जा रही है वो बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड मैंने उसका पैसेंजर कहा है, मतलब जो पैसे आपको मिलेंगे वो बस के अंदर जो लोग बैठे हुए उसी के मिलेंगे। अब अगर मान लीजिए चलती बस में बाहर से कोई लटक गया पीछे से और वो उसकी दिशा में जा रहा है, अब उस कंडक्टर को, बस वाले को, पीछे वाला आदमी का पैसा मिलने वाला है क्या? नहीं है, वो तो फ्री में चला जा रहा है। तो ऐसा मान लेते कि उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, लेकिन उसने डायरेक्शन किसकी पकड़ी है? जो बस जा रही है उसकी डायरेक्शन में। समझ रहे हो बात को? या फिर आदमी को हटा दो, आप ऐसा मान लो कि चलते चलते कोई पेपर, रास्ते पर पड़ा हुआ पेपर बस को चिपक गया हवा की वजह से और उसके साथ चला गया। अब उसको यूनिट वेक्टर मान सकते हो आप, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल वेक्टर है वो जिस दिशा में जा रहा है वही इसकी दिशा है और इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, जो ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर असर नहीं करेगा। मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये समा जा रहा है उस वेक्टर के अंदर। समझ रहे हो बात को? जैसे कि नदी की धारा होती है बहती हुई, जिस दिशा में बहती जाती है उसके साथ में कोई भी आता है तो उसको बहा ले जाती है। समझ रहे हो बात को? अगर उसका मैग्नीट्यूड, जो भी चीज को बहा कर ले जा रही है, वो मैग्नीट्यूड अगर नदी की धारा को विरोध नहीं कर पाता, इतना कम है, तो उसको ले जाएगी वो। समझे बात को? तो कहने का मैं इतना ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूनिट वेक्टर की खासियत ये होती है कि ये किसी के भी नाव के ऊपर सवार होकर चल पड़ता है, क्योंकि इसका खुद का कोई मैग्नीट्यूड है नहीं, तो ये किसी के भी साथ हो ले सकता है। तो यहां पर ये यूनिट वेक्टर हो गया है ए बार के साथ में। तो आप इससे एक और चीज आप बोल सकते हो क्या, कि जैसे ये आपकी परछाई की तरह हो सकता है कि जहां आप जाएंगे वहां आएंगे, मतलब आप किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर के टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी भी वेक्टर के साथ में उसका यूनिट वेक्टर होता ही है। जैसे अभी ये ए बार वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बार मुझे डिफाइन करना है, तो मैं ए बार वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैं लिख रहा हूं ए कैप। अब ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बार, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन इसके अलॉन्ग है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब मजा देखिए क्या हो रहा है, ए बार को कैसे डिफाइन किया जा रहा है? इतना उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसका डायरेक्शन है, मतलब ये बस के अंदर के कस्टमर है और ये दिशा है जिस दिशा में बस जा रही है। तो बेसिकली जब आप किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर का यूज करके लिखते हो, तब यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का डायरेक्शन बताने का काम कर रहा होता है। देखो बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये वेक्टर है तो इसको डायरेक्शन है, और आपने बता दिया कि ये भाई साहब ये यूनिट वेक्टर है और ये ए बार की अलॉन्ग है, मतलब ये उसी दिशा में जा रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ है नहीं, तो ये मैग्नीट्यूड फाइनल हो गया इस वेक्टर का, और क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन इसकी बन गई, क्योंकि ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो आप किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। अब मजा कैसा है, अब इस वेक्टर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे? देखिए, आपको डिफाइन करना है ए कैप को, तो इसको इधर ले जाइए, तो आपको मिलेगा ए कैप इज इक्वल टू ए बार डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही बात? मतलब आप किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग का यूनिट वेक्टर अगर निकालना चाहते हो तो आप उसी वेक्टर को लिखिए और उसको डिवाइड कीजिए उसके मैग्नीट्यूड से। कई बच्चों को ये चीज समझ में ही नहीं आती, उनको समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है ये। ऐसे कोई जैसे बुरा सपना चल रहा है, ऐसे सपने में कोई चीज को लेके चल जाते हैं वो, भैया यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऐसे ऐसे दिया हुआ वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। कर क्या रहे हो इसको समझ लो, तो ये मजा बन जाएगा। अब यूनिट वेक्टर निकालने में मजा आएगा, क्योंकि अब दिमाग में आ गया कि भैया किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या होता है। जब हम किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तब क्या होता है, दैट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर होता है। और जो एग्जांपल दिया है उससे तो समझ में ही आ गया होगा। तो बेसिकली आप किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। यह सबसे बढ़िया चीज होती है यूनिट वेक्टर की, समझे आप? तो जीरो वेक्टर का सिंपल है, मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन का कोई पता नहीं। यूनिट वेक्टर आप किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग उसको लगा सकते हो, ठीक है? तो ये निकालना पड़ता है आपको यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द गिवन वेक्टर, इस बात को समझ लो। तो जब भी, हाँ, अब आप एज ए फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो एक बार समझने के बाद में, कि किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो आप उस वेक्टर को डिवाइड कीजिए उसी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है? तो ये हो गया जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर के बारे में। इन जनरल यूनिट वेक्टर को ई के आपसे डिनोट किया जाता है। जब किसी वेक्टर के अलॉन्ग आप डिफाइन कर रहे हो तो उसी का नोटेशन यूज किया जाता है,
समझे बात को। तो बेटा ये था जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर, ये दो टाइप हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स की तरफ। अब हम नेक्स्ट 4 टाइप्स देखेंगे, जिसके अंदर आता है 4 या जो भी है। सबसे पहले आएगा हमारा इक्वल वेक्टर, ठीक है। फिर इसके बाद में आएगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। फिर तीसरा टाइप आएगा हमारा कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। ये तीन ही टाइप है, ऐसे मान लीजिए। इसके अंदर फिर 2 सब टाइप्स आ जाते हैं, उसी को हम चौथा बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर किसको कहा जाता है? आपके पास 2 वेक्टर से ए बार एंड बी बार, दीज 2 वेक्टर्स आर इक्वल, दैट इज ए बार इज इक्वल टू बी बार इफ एंड ओनली इफ नंबर 1 अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है, एंड नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ ए बार इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी बार। सिंपल है। 2 वेक्टर्स को आप इक्वल कब कह सकते हो? तो जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, बात खत्म। इसके अंदर अब कुछ बोलने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल चीज है। लेकिन नेगेटिव ऑफ वेक्टर में क्या होता है? 2 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, तो उन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे का नेगेटिव कब कहा जाता है? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, उनकी डायरेक्शन अलग होती है। जैसे मान लीजिए ए बार एंड बी बार आपके पास 2 वेक्टर्स है, तो अगर आपके पास ए बार इज इक्वल टू बी बार है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार है, एंड डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए ये है आपका ए बार और उसी के नीचे उतने ही मैग्नीट्यूड का मैंने, ये सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो ये मैंने लिखा है बी बार। अब देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देख रहे हो ना मैग्नीट्यूड ए बार और बी बार, ऊपर मैंने बोला भी है, लेकिन जो इसका डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन इसका है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है। तो इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा कैसे जाता है? ए बार इज इक्वल टू माइनस बी बार लिख सकते हो, या फिर बी बार इज इक्वल टू माइनस ए बार लिख सकते हो। ये क्या बताता है आपको? ये बताता है कि इन 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो इन 2 वेक्टर्स में आप बोल सकते हो कि ए बार इज ए नेगेटिव ऑफ बी बार, या फिर बोल सकते हो बी बार इज ए नेगेटिव ऑफ ए बार, ठीक है। तो ये था बेटा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। फिर तीसरा टाइप आता है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये तो फिर भी साधारण से समझ में आते हैं। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स को समझना है आपको, क्योंकि ये आपके काम में आएगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन में होना। हम लोगों ने जो नॉर्मल ज्योमेट्री, हमने प्लेन ज्योमेट्री पढ़ी थी 9th-10th में, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ी है, तो उसके अंदर हमें पता है कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है ना। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में है, या फिर ऐसे पॉइंट जो एक लाइन बनाते हैं, है ना। तो कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या कि 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को आप कोलिनियर वेक्टर्स तब का कह सकते हैं कि जब वो वेक्टर्स एक ही लाइन पर होते हो, या फिर अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स पैरेलल है आपको, तो पैरेलल वेक्टर्स को भी एक लाइन में लाया जा सकता है अगर आपके वेक्टर्स फ्री है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी तो हमारा कंसिडरेशन यही है कि आप वेक्टर्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, फ्री वेक्टर्स को, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कि आपके वेक्टर्स फ्री है, फ्री टू मूव पैरेलली, ठीक है ना। तो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स किसको कहा जाता है? आपके पास एक वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है बी बार। अब ये दोनों एक लाइन में नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आप इसको उठाकर ऊपर ले जा सकते हो इसके लाइन में, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। देखो पैरेलल वर्ड से तो सिंपल हमें मीनिंग समझ में आता है। पैरेलल का मतलब तो आप बताने की जरूरत नहीं है ना, मतलब 12th के बच्चे को पैरेलल का मतलब बताने की जरूरत हो सकती है? नहीं, पैरेलल चीज आपको समझ में आती है। तो ये तो पैरेलल है, लेकिन दिखने में तो पैरेलल दिखता है, लेकिन पैरेलल को ही कोलिनियर कहा जा सकता है, क्योंकि पैरेलल को आप उसके लाइन में ले जाके रख सकते हो। अगर चीज पैरेलल नहीं है तो उसको लाइन में रखा जा सकता है क्या? थोड़ी देर के लिए ऐसे मानिए कि ये आपका ए बार है, जैसे मान लीजिए ए बार बी बार है, और ये सी बार है। आप सी बार देखिए कौन सी दिशा में जा रहा है। अब इसको आप जैसे मर्जी हिलाओ, हाँ अच्छा, वेक्टर को ऐसे वैसे कैसे भी नहीं हिला सकते। ये वेक्टर अगर ऐसे दिया है तो आप उसको प्लेन में इधर उधर किधर भी ले जा सकते हो, लेकिन इस वेक्टर को ऐसे ही रख के, मतलब उसके पैरेलल पोजीशन में आप शिफ्ट कर सकते हो, आगे पीछे पैरेलल पोजीशन में आगे शिफ्ट कर सकते हो, और साइड में शिफ्ट करना है तो पैरेलल ही। ऐसे नहीं कि ये वेक्टर ऐसे दिया और मैं उसको उठा के ऐसे रख रहा हूं,
है ना, ऐसे नहीं जमेगा, तो ऐसे होता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका वेक्टर फ्री वेक्टर है तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हो पैरेलल रखकर, तो इसको आप जैसे मर्जी रख लो, ये तीनों भी एक लाइन में नहीं आ सकते। ये दोनों कैसे एक लाइन में आ सकते हैं, आप इसको उठा के यहाँ पर रख दो या फिर इसको उठा के यहाँ पर रख दो, ऐसे आप कर सकते हो, तो ये बन जाएंगे एक लाइन में, तो इसको कहा जाएगा कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, या फिर पैरेलल वेक्टर्स। तो समझे बात को, कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आपका जो आगे जो थ्योरम्स है ये सारे कोलिनियरिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो जो आपके वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो इन वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर भी आएगा आगे, अभी इसी के अंदर लेंगे उसको भी, है ना, कोप्लेनर वेक्टर भी आएगा टाइप में, ठीक है। सो पहले दो हो चुके, ये 3 5 और इसके बाद में इसी के 2 टाइप्स। अच्छा ठीक है, हाँ, तो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर मजा क्या है पता है आपको, अगर 2 वेक्टर्स कोलिनियर है तो जरूरी नहीं कि उनकी डायरेक्शन सेम हो। जैसे ये एक वेक्टर का डायरेक्शन है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है और वो कोलिनियर हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं एक तीसरा वेक्टर निकालता हूं सी बार, ठीक है। अब ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें, ए बार और सी बार की, तो ये एक ही डायरेक्शन में है। तो ए बार एंड सी बार आर लाइक पैरेलल वेक्टर्स, इसको क्या कहा जाता है, लाइक पैरेलल वेक्टर। लाइक क्यों यूज किया, लाइक वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर डायरेक्शन सेम होता है तो उसको हम लोग यूज करते हैं लाइक, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन पैरेलल है या फिर कोलिनियर है तो वर्ड यूज किया जाएगा अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। हियर ए बार एंड बी बार आप बोल सकते हो आर अनलाइक, अनलाइक ही यूज किया है ना, हाँ, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स या अनलाइक कोलिनियर वेक्टर्स। समझे भाई बात को। और सिमिलरली बी बार एंड सी बार आल्सो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, बी बार एंड सी बार आल्सो अनलाइक। तो लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स के बारे में समझिए आप। सिर्फ इतना भी कहा जाता है कि लाइक वेक्टर्स, तो समझ लेना है कि पैरेलल वेक्टर की ही बात हो रही है, मतलब पैरेलल वेक्टर ही है, या तो वो लाइक हो सकती है या अनलाइक हो सकती है। मतलब 2 वेक्टर्स है वो पैरेलल है तो या तो उनकी डायरेक्शन सेम हो सकती है या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन पैरेलल वेक्टर्स को लाइक वेक्टर्स कहा जाएगा, और जो पैरेलल वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको अनलाइक वेक्टर्स कहा जाएगा। तो बेटा ये तो हो गया कोलिनियर वेक्टर्स और उसके टाइप्स के बारे में। तो ये जो टाइप्स मैंने बताए हैं इसी को 4th नाम दिया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको 3rd टाइप भी लिख सकते हो, उसी के अंदर का ये सब टाइप लिख सकते हो। तो मैं तो इसको 4th नाम दे देता हूँ, तो आगे हम जाएंगे, ठीक है ना। चलिए छोड़ दीजिए, नंबर का क्या है, नेक्स्ट हमारा टाइप है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। अच्छा यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कोलिनियरिटी की, जो आगे भी हम लोग देखने वाले हैं, कि अगर 2 वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं ना, मतलब जिनको एक ही लाइन में लिया जा सकता है, तो इनको अल्जेब्रिकली भी डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो हमें समझ में आएगा कि कोलिनियर का मतलब एक लाइन में होना, तो इसको अलजेब्रा में कैसे लिखा जाएगा, मतलब इक्वेशन के यूज करके। तो देखिए अगर ये ए बार है और ये बी बार है तो इन दोनों को आप एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो। समझ रहे हो कैसे, अगर मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर है और इसका मैग्नीट्यूड 9 सेंटीमीटर है, समझने की बात कर रहा हूं, तो ये वेक्टर 3 टाइम्स है, इसका मैग्नीट्यूड इसके 3 टाइम्स है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो एक दूसरे के बराबर हो सकता है या फिर ये अपोजिट भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन पैरेलल होने की वजह से आप एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो। तो जब भी 2 वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं या पैरेलल होते हैं तो उसको आप ए बार इज इक्वल टू एम बी बार के फॉर्म में लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसे आपने लिख लिया किसी भी 2 वेक्टर्स को, ये तो कांस्टेंट है बेटा आपका, ये रियल नंबर होता है, ठीक है ना, तो ये तो नंबर है, तो ये तो जैसे होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना कि इससे ये इतना मल्टीपल में है, मतलब मान लीजिए कोई सेगमेंट 2 सेंटीमीटर की है और कोई 8 सेंटीमीटर की है, लेकिन अगर ये कोलिनियर वेक्टर्स है तो इसको आप लिख सकते हो ए बार इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी बार, या फिर इसको अगर हम स्केलर लिख ले तो के टाइम्स बी बार। अब ये क्या बन गया, ए बार इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी बार, मतलब इन 2 वेक्टर्स को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, इनका अगर आप एडिशन लिखेंगे तो वो 0 आ जाएगा। इन शॉर्ट ज़्यादा मैं इसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि हमें थ्योरम भी देखना है आगे कि अगर 2 वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है, कौन सी कंडीशन, अलजेब्रिक कंडीशन कौन सी होती है।
तो यहाँ पर आप इतना ध्यान में रखिए कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं तो अलजेब्रिकली हमें कैसे पता चलता है, अगर हम a बार इज इक्वल टू mb बार लिख सके, मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सके। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने देखा नहीं है, आगे देखना है हमें, ठीक है, अलजेब्रा वेक्टर में। तो अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, नंबर है सिर्फ, मराठी सांगू का मतलब इसका क्या हो रहा है, याचा अर्थ असा होतोय की हा जो वेक्टर दिलेला आहे ना हा ह्याच्या m पटीत आहे, कळतं का? ह्या दोघांची डायरेक्शन एकच असल्यामुळे तुम्ही असं बोलू शकता की दिलेला वेक्टर हा m टाइम्स b बार आहे, याला म्हणतात स्केलर मल्टीपल ऑफ b बार। ठीक है बेटा, तो a बार इज m टाइम्स b बार। जब आप ऐसा लिखते हो, एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। ये कौन से वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ कोलिनियर वेक्टर्स को। और क्यों दूसरे वेक्टर को नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टाइम्स में लिख रहे हो, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स होने से कोई मतलब नहीं है। मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का, फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होता है ना, पता नहीं, लेकिन वही होता है शायद, है ना। एक मतलब फिजिक्स को पढ़े हुए 10 पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन छोड़ो यार, जाने दो। जो भी यूनिट होता है शायद न्यूटन ही होता है। इससे पहले मैंने बहुत बार न्यूटन न्यूटन कहा, तो अभी न्यूटन ही बोल देते। तो आपने अगर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है और आप 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ठीक है कि एक फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 है और दूसरे का 50 है, तो जो दूसरा है उस पहले दूसरे वेक्टर को आप पहले के 5 टाइम्स में नहीं लिख सकते, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बुनियाद पर, बेसिस पर। वहां पर डायरेक्शन भी दोनों का सेम होना चाहिए। सेम का मतलब कोलिनियर होना चाहिए, सेम हो अपोजिट हो उससे मतलब नहीं। देखो अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो m नेगेटिव रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। मैग्नीट्यूड तो आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन बस नेगेटिव आएगा, समझे बात को। तो इसीलिए मैंने हमको रियल नंबर कहा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव रहेगा तो कोलिनियर वेक्टर से एक ही डायरेक्शन में, जब ये नेगेटिव रहेगा कोलिनियर वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन आपके दो कोलिनियर वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट रहो, एक रहो, आप उसको एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। बात खोपड़ी में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर के बारे में। अब आगे बढ़ा जाए तो इसके बाद का टाइप आएगा वो है कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर को भी अच्छे से समझिए। कोप्लेनर वेक्टर्स किसको कहा जाता है? कोप्लेनर, जैसे कोलिनियर बोला था ना मैंने, कोलिनियर का मतलब क्या, एक ही लाइन में होना। वैसे ही कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में होना। अब लेकिन कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन में बुनियादी फर्क है। क्या फर्क है? जब हम कोलिनियर वेक्टर की बात करते हैं तब दो, उसका डेफिनेशन लिखते समय ऐसा बोलते हैं हम, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को कोलिनियर कहा जाता है। ऐसे क्यों नहीं कहा जाता एक या एक से ज्यादा वेक्टर को कोलिनियर? क्योंकि एक वेक्टर को कोलिनियर किसके साथ में करेंगे आप, कम से कम दो तो जरूरत है। अब कोप्लेनर वेक्टर का डेफिनेशन लिखते समय ऐसा कहा जाता है, 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। ऐसे क्यों कहा जाता है? इफ दे डिटरमाइंस अ सिंगल प्लेन या फिर इफ दे लाई इन अ सिंगल प्लेन। समझते हो इस बात को? ऐसे क्यों बोला गया है कि 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स? ऐसे क्यों नहीं बोला 2 या 2 से ज्यादा? क्योंकि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। इसका मतलब होता है कि आप स्पेस में कहीं पर भी दुनिया में दो वेक्टर्स को लिख लो, उनको एक प्लेन में लाया जा सकता है। आप बोलेंगे कैसे लाएंगे आप, एक वेक्टर ऐसा लीजिए, एक वेक्टर ऐसा लीजिए। भैया आप कैसे भी लीजिए, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पता है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब आपके पास एक्स एक्सिस ऐसे होता है और वाई एक्सिस ऐसे होता है। अब आप ये दोनों को वेक्टर मान लीजिए, अब इनको आप कैसे भी घुमाइए, कुछ भी कीजिए, आप उसको एक प्लेन में लाएंगे। आप कहेंगे हम ऐसा करते हैं, कर ले भाई, मैं बोर्ड को ऐसे कर लेता हूं। समझ लो कैसे कर लेता हूं मैं बोर्ड को, ये मेरा प्लेन रहेगा। फिर अगर तूने वेक्टर्स ऐसे और ऐसे किया है तो ये मेरा प्लेन है। फिर मतलब आप दो वेक्टर कैसे भी रख लो, आप उसको प्लेन में ला सकते हो। हाँ, अगर तीसरा वेक्टर आएगा तो बता नहीं सकते भैया कि वो प्लेन में आएगा या नहीं आएगा। कैसे? देखिए, अगर आपके पास 3 वेक्टर्स ऐसे है, देखिए जिस रूम में आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो के मजे ले रहे हो, जिस वीडियो में देखिए, है ना, आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत फॉर्म में है आज। देखो, जिस भी रूम में बैठ के वीडियो के मजे ले रहे हो, उस रूम में देखिए फ्लोर और 2 दीवारें जो एक साथ आके मिली हो। कॉर्नर ढूंढिए रूम का। जब आप रूम के कॉर्नर को देखेंगे तो कॉर्नर कैसे बना है? फ्लोर
और दो दीवारें का एज, दो दीवारें आके एक दूसरे को मिल चुकी है तो एज फॉर्म हुआ है, जिसको कॉर्नर भी कह रहे हैं हम लोग। तो क्यों बोल रहा हूं मैं वो, तो आप उन दीवारों की जगह उसको लाइन मानिए, वेक्टर्स मानिए, है ना, प्लेन की जगह वेक्टर्स लीजिए, या फिर ऐसे भी पकड़िए आप। अब आप मुझे बताइए इन 3 प्लेन्स को आप एक प्लेन में ले सकेंगे या नहीं। देखिए ये 3 वेक्टर्स एक प्लेन को डिटरमाइन नहीं करते, इनके लिए आपको 2 प्लेन की जरूरत पड़ेगी। आप या तो आपका फ्लोर इस्तेमाल करो, फ्लोर नीचे का होती है ना जमीन, फर्शी जिसको बोलते हैं हम लोग, टाइल्स बैठे होते हैं, वो लेंगे, वो वाला प्लेन लेंगे तो ये 2 ही वेक्टर्स उसके अंदर आएंगे। अगर मैं इसको और इसको लेना चाहता हूं एक प्लेन में तो ये वाला प्लेन लेना पड़ेगा, ये प्लेन लेंगे तो ये नहीं आएगा, ये बाहर चला जाएगा, इस प्लेन के ये बाहर जाता है कि नहीं। अगर मैं इसको लेना चाहूंगा, इसको लेता हूं तो ये बाहर चला जाएगा प्लेन के, समझ रहे हो बात को, मतलब किसी भी 2 वेक्टर्स को एक प्लेन में लेंगे तो तीसरा बाहर चला जाएगा। तो जब 3 वेक्टर्स की बात होती है तब 3 वेक्टर्स कोप्लेनर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब स्टार्ट पॉइंट यहां से है। इसीलिए जब डेफिनेशन लिखी जाएगी तब 3 वेक्टर्स, कम से कम 3 वेक्टर्स के बारे में बोला जाएगा कि 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। 2 के बारे में बोलने की मतलब नहीं है, क्योंकि 2 हमेशा कोप्लेनर रहेंगे। दैट मीन्स 2 वेक्टर्स ऑलवेज डिटरमाइन अ सिंगल प्लेन, मतलब 2 वेक्टर्स को आप कभी भी प्लेन, एक ही प्लेन में रख सकते हो, जैसे मर्जी आप वेक्टर ले लो। तो 2 वेक्टर्स हमेशा एक ही प्लेन को डिटरमाइन करेंगे। लेकिन जब बात करेंगे 3 वेक्टर्स की, तो 3 वेक्टर्स हो भी सकते नहीं भी। जैसे अभी अगर मान लीजिए मैं 3 वेक्टर्स ऐसे लेता हूं तो ये फ्लोर पर आराम से टिक जाएंगे, ये तीनों भी फ्लोर के, फ्लोर मतलब अपनी जो जमीन है रूम की, जो नीचे टाइल्स है ना जिसके ऊपर चटाई बिछाते हैं, इसके अंदर ये तीनों भी वेक्टर्स लाई कर गए, तो ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर बन गए। लेकिन अभी मैं इसको उठा के ऐसे रखूं तो ये 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर बन गए। मतलब 3 वेक्टर्स आप लेते कैसे, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कोप्लेनर भी हो सकते नहीं हो सकते। तो जब कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन लिखी जाएगी तब कहा जाएगा कि 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स, और मोर देन 3 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सिंगल प्लेन। अगर वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उसको कोप्लेनर कहा जाएगा। या फिर और दूसरी भाषा में अगर बोलना है तो ऐसे ही बोल सकते हो कि इफ 3 और मोर देन 3 प्लेन्स डिटरमाइंस अ सिंगल प्लेन, मतलब वो एक ही प्लेन की निर्मिति करते हैं, एक ही प्लेन बनाते हैं, 3 वेक्टर्स, 3 और मोर वेक्टर्स, तो उनको कोप्लेनर वेक्टर कहा जाएगा। देखिए जब प्रयास स्टार्ट हुआ था तब आलोक सर ने एक फेसबुक पर पोस्ट डाला था इन 3 टीचर्स का, कौन, अपना फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले और आलोक सर, इन तीनों का फोटो था और कहीं पर मीटिंग होगी इनकी, और नीचे लिखा था 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। उन्होंने ऐसे क्यों लिखा था 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि भैया तीनों भी अलग अलग दिशाओं में है, तीनों भी एक प्लेन में नहीं लिया जा सकता। किस हेतु से बता रहे थे, एक फिजिक्स वाला है, एक केमिस्ट्री वाला है, एक मैथ्स वाला है ना। तो 3 ऐसे वेक्टर्स है वो जिनको एक प्लेन में आप नहीं ले सकते। किसी भी 2 को एक प्लेन में ले जाओगे तो तीसरा बाहर निकलेगा, मतलब प्लेन से बाहर निकलेगा, समझे ना। तो वो मैं जब उनकी पोस्ट देखी थी तो तब मुझे अच्छा लगा था कि चलो ये मैथ्स का आदमी ऐसे लिख सकता है ना, मतलब किसी भी चीज़ को मैथमेटिक्स की नज़रिए से देखने की उस आदमी के अंदर काबिलियत होती है। तो सर ने ऐसे लिखा था कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स और ऊपर उन तीनों की तस्वीर थी, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ था उसको देख के। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझे आप कोप्लेनर। अब इसके ऊपर भी हमें थ्योरम्स देखने हैं कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में। तो ये तो अभी सिर्फ हम टाइप्स देख रहे हैं तो इतना काफ़ी है समझ में लेना। आगे बढ़ेंगे, अगला टाइप आता है फ्री वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स है अभी, है ना, समझने के हिसाब से। एक होता है फ्री वेक्टर, नेक्स्ट टाइप है हमारा फ्री वेक्टर। ठीक है, इसकी थोड़ी फीके हो गए ये तो। एक होता है फ्री वेक्टर, फिर होता है एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, और फिर होता है फ्री वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, और होता है क्या है यार लास्ट वाला क्यों भूल रहा हूं मैं बार बार, को इनिशियल एंड को टर्मिनल, को टर्मिनस, को इनिशियल एंड को टर्मिनस। ये तो देखते ही समझ में आता है, को इनिशियल एंड को टर्मिनस। क्या हुआ मतलब फ्री वेक्टर। देखो हम लोग जो भी बुक के अंदर वेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं तो ये कंसिडर करके कर रहे हैं कि सारे के सारे फ्री वेक्टर्स है।
इसलिए हम उसको उठा के इधर उधर शिफ्ट करते हैं। तो कैसे वेक्टर्स को फ्री वेक्टर कहा जाता है ये भी समझना जरूरी है। फ्री वेक्टर का मतलब होता है कि वो वेक्टर फ्री है प्लेन में कहीं पर भी मूव करने के लिए, लेकिन क्या चीज ध्यान में रखनी है मूव करते समय कि दिशा ना बदले। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वेक्टर आपके सामने ये निकाला है ए बार, अब इस वेक्टर को मैं कैसे कैसे मूव कर सकता हूं इस बोर्ड के अंदर, इस प्लेन के अंदर। तो देखिए ये है आपका वेक्टर ए बार। अगर मैं बोलता हूं कि इट इज अ फ्री वेक्टर तो इसको मूव करने के दो तरीके हैं। इसको या तो मैं पैरेलल वे से मूव कर सकता हूं नीचे ऊपर, और अगर मैं इसको आगे ले जाना चाहता हूं तो इसके लाइन ऑफ एक्शन में आगे ले जाऊंगा। ये इसका डायरेक्शन मतलब इसका लाइन ऑफ एक्शन है, जो फोर्स का होता है ना लाइन ऑफ एक्शन। तो ये ऐसे आगे जाएगा, आगे जाके फिर पैरेलली आप इसको ले जा सकते हो, फिर आप इसको आगे ले जाएंगे, फिर आप इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। मतलब आप जिस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो नीचे उसके लाइन ऑफ एक्शन में, फिर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे वेक्टर को कहा जाएगा फ्री वेक्टर। ध्यान में रखना फ्री वेक्टर का मतलब ये नहीं कि आप इस वेक्टर को ऐसे लिख रहे हो, है ना। इस वेक्टर को ऐसे लिखने का मतलब फ्री वेक्टर नहीं होता, इसका मतलब होता है बावला वेक्टर। ऐसा कोई वेक्टर ही नहीं होता, ठीक है ना। हमारे स्टडी में हमारा जो सिलेबस है इस वेक्टर को ऐसे ही लिखा और बोला फ्री वेक्टर तो लिखने वाला पागल है ना, ऐसे नहीं होता। तो ये वेक्टर अगर फ्री वेक्टर कहलाता है तो ये इसके पैरेलल में शिफ्ट हो सकता है कहीं पर भी, जैसे ये लाइन ऑफ एक्शन में भी आगे जा सकता है और फिर इधर भी पैरेलली शिफ्ट हो सकता है, तो पूरे प्लेन में घूम सकता है। कंडीशन इतनी है कि डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा फ्री वेक्टर। अब लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर में क्या फर्क होता है? लोकलाइज्ड वेक्टर में ये फर्क होता है कि मान लीजिए कि आपका ये वेक्टर है बी बार। अब अगर मैं बोलता हूं कि दिस इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर है तो ये मूव कर सकता है सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन में, मतलब ये आगे ऐसे जा सकता है या फिर आप इसको पीछे ले सकते हो, आप इसको कतई साइड में नहीं ले सकते हो। तो ये फर्क होता है फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर में। तो हम लोग जिस वेक्टर की स्टडी कर रहे हो वो फ्री वेक्टर है। तो आप लोग लोकलाइज्ड वेक्टर जब कहा जाता है तब इस वेक्टर को आप सिर्फ आगे ले जा सकते हो या फिर पीछे, मतलब इसके लाइन ऑफ एक्शन में आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा भी इसको साइड में नहीं ले जा सकते। ये महारत सिर्फ हासिल है फ्री वेक्टर को, है ना। ये किताब सिर्फ फ्री वेक्टर को दे चुका है कि भाई तू जिधर मर्जी घूम, बस अपनी डायरेक्शन मत बदलना, है ना। तो और ये कैसा है, ये बस एक ही दिशा में है, ठीक है। अब आती है बारी को इनिशियल एंड को टर्मिनल्स की। को, ये जो दो लेटर्स से बना हुआ छोटा सा वर्ड है को, ये बताता है आपको एक ही चीज के बारे में। जैसे को लीनियर मतलब एक ही लाइन पर होना, को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होना, वैसे को इनिशियल मतलब क्या, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स की एक ही जगह से शुरुआत होना। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या, आपके पास 3 वेक्टर्स है लेकिन तीनों की भी शुरुआत एक ही जगह से हो रही है। ये एरो हेड्स बताएंगे आपको। देखिए ए बार है, बी बार है, सी बार है। अब ये कहां से कहां जा रहे हैं इससे समझ में आएगा कि शुरुआत हो रही है एंड हो रहा है। तो अगर ये एरोज अवे फ्रॉम दिस पॉइंट है, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट है, तो इनको कहा जाएगा को इनिशियल। को इनिशियल क्यों, क्योंकि तीनों वेक्टर की शुरुआत इस पॉइंट से हो रही है। और अगर मान लीजिए मैं इसी एरो होड को उल्टा कर देता हूं तो ये एक ही पॉइंट पर आके मिल रहे हैं या फिर स्टॉप हो रहे हैं, तो इसको कहा जाता है को टर्मिनस, ठीक है ना। तो मैं दोनों भी डायग्राम निकाल देता हूं। देखिए इसको मैं बोलता हूं को टर्मिनस वेक्टर, ये है को टर्मिनस क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट तो यहां पर रहा और एक ही जगह पर आके थम रहे, रुक रहे हैं, और इसकी डायरेक्शन बदल देता हूं और इसको कहता हूं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो ये है को इनिशियल और ये है को टर्मिनस वेक्टर, समझे। को टर्मिनस वेक्टर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को को टर्मिनस कब कहा जाता है, जब वो सारे के सारे एक ही पॉइंट पर आके रुक जाए अलग अलग दिशा से आकर। और को इनिशियल का मतलब क्या, एक ही जगह से निकलेंगे अलग अलग दिशा में, उसको कहा जाएगा को इनिशियल वेक्टर। जैसे अगर मान लीजिए दिवाली थी, अभी रॉकेट आप लोगों ने जलाया, एक ही बॉटल में अगर 5 रॉकेट आपने डाल दिए, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, और जब वो उड़ेंगे ऊपर तो उसको क्या कहा जाएगा, को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि एक ही जगह से अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि धनुर्धारी है, सामने एम है लगाया हुआ, ठीक है ना, कुछ रख दिया है आपने, जिसको गद्दा है सामने, कुछ भी मतलब मान लीजिए पुतला है जिसको जाके आपको मारने, 10 लोगों के हाथ में वो एरो दे रखा है और वो अच्छे धनुर्धारी है। अब 10 अलग अलग जगहों से एक ही पॉइंट पर आके आपका एरो आने वाला है, तब ऐसे उसको कहा जाएगा को टर्मिनस वेक्टर, समझे। बिल्कुल आसान सी इतनी इसकी व्याख्या थी।
अब हाँ, तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हम लोगों ने वेक्टर की कॉन्सेप्ट देखी और उसके टाइप्स देखे, अब टाइम भी देखते हैं इसके साथ में। ठीक है, बाप रे बाप, अब ये तो 1 घंटे का लेक्चर बन गया, मतलब इतनी छोटी चीज़ों में 1 घंटे का बन गया ये। अब मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अभी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें देखना है एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद में थियरम्स आएंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा थियरी है पहले एक्सरसाइज के लिए ही, है ना। तो ये जाएगी 2-4 लेक्चर में थोड़ा सा, लेकिन थियरी अच्छी होना ज़रूरी है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।